नमस्कार। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, प्रपोजल, या जिसे हम नॉर्मली ऑफर कहते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ लीगल टेक्स्ट एक्सर्प्ट्स हैं जो इसे समझाते हैं। ओके, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। आज का मिशन है ये समझना कि लीगली एक ऑफर क्या होता है, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, और ये इनविटेशन टू ऑफर से डिफरेंट कैसे है, बिल्कुल एग्जाम्पल्स और केसेस के साथ। बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2A की डेफिनेशन से। लॉ कहता है जब एक पर्सन दूसरे को अपनी विलिंगनेस बताता है कुछ करने की या कुछ ना करने की, इस इंटेंशन के साथ कि उस दूसरे पर्सन की असेंट मतलब मंजूरी मिल जाए, तब हम कहते हैं कि उसने एक प्रपोजल या ऑफर दिया है। इसमें विलिंगनेस और इंटेंशन टू गेट असेंट ये दोनों ही की हैं। राइट। जैसे एग्जाम्पल 36 में सिंपली ये कहना कि मैं 2022 तक शादी करना चाहता हूँ, ये ऑफर नहीं है। नहीं, इसमें एसेंट नहीं मांगा जा रहा, बट पूछना विल यू मैरी मी, ये एक ऑफर है। हाँ, क्योंकि इसमें सामने वाले की असेंट चाहिए। और ये विलिंगनेस कुछ करने मतलब पॉजिटिव एक्ट या कुछ ना करने यानी नेगेटिव एक्ट दोनों के लिए हो सकती है। हाँ बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल 37, ए का बी को कार 3 लाख रुपए में बेचना, ये करने का एक्ट है। और एग्जाम्पल 38, ए का बी को कहना कि कोर्ट मत जाओ, मैं स्कूटर रिपेयर करा दूंगा, ये न करने का एक्ट है। सही, ये दोनों ही लीगल ऑफर्स हो सकते हैं अगर बाकी कंडीशंस पूरी हों। ओके, तो व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर, जैसा आपने कहा कि हर स्टेटमेंट एक लीगली वैलिड ऑफर नहीं होता, इसके कुछ एसेंशियल्स हैं। हाँ, कुछ जरूरी चीजें हैं। ऑब्वियसली 2 पार्टीज होनी चाहिए, ऑफरर जो ऑफर दे रहा है और ऑफरी जिसे ऑफर दिया गया है। फिर ऑफरर को क्लियर विलिंगनेस एक्सप्रेस करनी होगी टू डू और नॉट टू डू समथिंग। हमने एग्जाम्पल्स 34 और 35 में देखा। बट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन होना चाहिए सामने वाले की असेंट लेने का। राइट। और ऑफर ऐसा हो जो लीगल रिलेशंस क्रिएट कर सके। मतलब सोशल इन्विटेशंस, जैसे एग्जाम्पल 42 में बर्थडे पार्टी इनवाइट, वो लीगल रिलेशंस नहीं बनाते, भले एक्सेप्ट हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। अच्छा, और क्या जरूरी है? ऑफर्स सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं। जैसे एग्जाम्पल 43 में 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल, ये तो वेग है, कौन सा ऑयल? हाँ, वेग है, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो, जैसे ए सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही बेचता है, तो शायद ये वैलिड हो सकता है। ओके। एंड क्रूशली, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। उसे ऑफर के बारे में पता होना चाहिए, वरना एक्सेप्टेंस कैसे होगी? एग्जैक्टली। लैंडमार्क केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। उसमें नौकर ने गुमशुदा भतीजे को ढूंढ तो लिया, पर उसे इनाम वाले ऑफर का पता ही नहीं था। तो कोर्ट ने कहा उसे इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। वाओ, तो कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल। अच्छा, और ऑफर्स कंडीशनल भी हो सकते हैं, राइट? जैसे एग्जाम्पल 44 में पेमेंट मोड की कंडीशन। यस, ऑफरर कंडीशंस लगा सकता है, बिल्कुल, और ऑफरे को वो सारी कंडीशंस माननी होंगी एक्सेप्ट करने के लिए। पर ऑफरर ये नहीं कह सकता कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं हाँ समझूंगा। नेगेटिव कंडीशन वैलिड नहीं है। एग्जाम्पल 45 यही बताता है। ठीक है, साइलेंस कांट बी एक्सेप्टेंस। सही। फाइनली, ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है, मतलब वर्ड्स में, रिटन और स्पोकन, या इम्प्लाइड यानी कंडक्ट या एक्शन से। जैसे एग्जाम्पल 46 में ट्रैफिक सिग्नल पर कोई बिना पूछे कार साफ करने लगे। हाँ, वो एक इम्प्लाइड ऑफर है सर्विस का, जिसके बदले वो पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, सो ये हो गया वैलिड ऑफर के एसेंशियल्स। बट क्या सारे ऑफर्स एक जैसे होते हैं या टाइप्स भी हैं? नहीं, ऑफर्स क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एक है जनरल ऑफर, ये पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है। पब्लिक एट लार्ज मतलब कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है? हाँ, कोई भी जो उसकी कंडीशंस पूरी करे। फेमस केस है कालिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल को। कंपनी ने एड में कहा था कि उनकी स्मोक बॉल यूज करने के बाद भी इन्फ्लुएंजा हुआ तो वो रिवॉर्ड देंगे। अच्छा, हाँ, सुना है इसके बारे में। कोर्ट ने कहा ये एक वैलिड जनरल ऑफर था और मिसेस कालिल ने कंडीशंस पूरी की तो वो रिवॉर्ड की हकदार थी। ये ऑफर तब तक ओपन रहता है जब तक विड्रॉ ना किया जाए। गॉट इट। और स्पेसिफिक ऑफर? वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या स्पेसिफिक ग्रुप को किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल 39, ए ने बी को कार ऑफर की। इसे सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसे ऑफर दिया गया है। बोल्टन वर्सेस जोन्स केस इसी पॉइंट पर है। ओके,
और क्रॉस ऑफर्स ये क्या है? क्रॉस ऑफर्स तब होते हैं जब दो पार्टीज अनजाने में अननोइंगली एक दूसरे को बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफर्स भेज देती हैं। जैसे एग्जाम्पल 40 में ए ने बी को कार बेचने का ऑफर भेजा और उसी टाइम बी ने ए को वही कार खरीदने का ऑफर भेजा, बिना ए के ऑफर के बारे में जाने। ओह, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता? नहीं, क्योंकि ऑफर की नॉलेज और उसकी एक्सेप्टेंस वो मिसिंग है, म्यूचुअल असेंट नहीं है। इंटरेस्टिंग। एंड काउंटर ऑफर, ये तो बार्गेनिंग जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली, ये वही है जब ऑफरी ओरिजिनल ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट करने के बजाय उसे मॉडिफाई कर देता है, अपनी टर्म्स बताता है। जैसे एग्जाम्पल 41, प्लॉट 10 लाख का ऑफर हुआ, बी कहता है नहीं 8 लाख में लूंगा। ये काउंटर ऑफर है। तो ओरिजिनल ऑफर का क्या होता है? वो रिजेक्ट हो जाता है। काउंटर ऑफर एक तरह से ओरिजिनल ऑफर का रिजेक्शन है। इसे कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। ठीक है। एंड लास्टली, स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर? हाँ, स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर वो होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक एक्सेप्टेंस के लिए खुला रहता है। जैसे गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती हैं गुड सप्लाई के लिए, वो एक स्टैंडिंग ऑफर होता है। अंडरस्टूड। ओके, अब आते हैं उस पॉइंट पर जो अक्सर कंफ्यूजिंग होता है, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, तो शुरू कहाँ से करें? शायद इससे कि ऑफर क्या नहीं है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। सोर्सेज बताते हैं कि सिर्फ अपना इरादा जाहिर कर देना वो ऑफर नहीं होता। जैसे कोई एग्जांपल? जैसे मान लीजिए कोई पिता अपने बेटे से कहता है कि देखो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। हाँ, तो ये लीगली एक बाइंडिंग ऑफर नहीं है, ये बस एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है। ओके, या जैसे वो स्कॉलरशिप वाली बात। हाँ बिल्कुल। कोई ऑर्गेनाइजेशन कहे कि 95% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, तो ये भी ऑफर नहीं है? नहीं, ये एक डिक्लेरेशन है, एक घोषणा। इसमें वो फाइनल विलिंगनेस नहीं झलकती कि बस हाँ बोलो और हम बंद गए। ठीक है, और किसी सवाल का जवाब देना वो भी ऑफर नहीं होता? नहीं, जरूरी नहीं। और यहीं पर वो फेमस केस आता है, हार्वी वर्सेस फेसी। हाँ, ये तो काफी सुना है। इसमें क्या हुआ था एग्जैक्टली? टेलीग्राम वाला केस है ना ये? जी, प्लेंटिफ्स ने टेलीग्राम भेजा डिफेंडेंट्स को। 2 सवाल पूछे। क्या थे वो? पहला, क्या आप बम्पर हॉल पेन बेचेंगे? और दूसरा, सबसे कम कैश प्राइस क्या होगा? ओके। डिफेंडेंट्स ने जवाब में सिर्फ दूसरे सवाल का जवाब दिया। लिखा, लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन 900 पाउंड्स। पहले सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, कि वो बेचना चाहते भी हैं या नहीं ये बताया ही नहीं। एग्जैक्टली। इस पर प्लेंटिफ्स ने सोचा ऑफर मिल गया और तुरंत अगला टेलीग्राम भेज दिया, वी अग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन फॉर 900 पाउंड्स। लेकिन बात बनी नहीं बनी। मामला प्रिवी काउंसिल तक गया और उन्होंने कहा कि भाई डिफेंडेंट्स का जवाब ऑफर था ही नहीं। क्यों? प्राइस तो बताया था उन्होंने। प्राइस बताया था क्योंकि पूछा गया था, पर उन्होंने बेचने की विलिंगनेस, अपनी रजामंदी तो जाहिर नहीं की थी। वो मिसिंग थी। तो ये महज सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन था, ऑफर नहीं। अच्छा, तो मतलब जैसे दुकानों में प्राइस लिस्ट लगी होती है जी। या कोई मुझसे प्राइस पूछे और मैं बता दूं तो वो ऑफर नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। वो सब इनविटेशन टू ऑफर माने जाते हैं। आप इनवाइट कर रहे हैं कि सामने वाला आपको ऑफर दे। मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना केस में भी कुछ ऐसा ही था। ओनर ने कहा मैं 6000 पाउंड से कम में नहीं बेचूंगा। हाँ। कोर्ट ने कहा ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन है कि आप 6000 या उससे ज्यादा का ऑफर करें। बेसिकली नेगोशिएशन शुरू करने का तरीका है ये। समझ गई। तो अगर ये सब ऑफर नहीं है तो फिर इनविटेशन टू ऑफर है क्या? इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इनविटेशन टू ऑफर, देखिए नाम से ही साफ है, ये एक इनविटेशन है ऑफर देने के लिए। आप दूसरों को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए मुझे ऑफर दीजिए। इंटेंशन यहाँ पर बाइंड होने का नहीं है? बिल्कुल नहीं। इंटेंशन है नेगोशिएशन शुरू करने का, टर्म्स डिस्कस करने का। फाइनल विलिंगनेस अभी नहीं है। अच्छा, इसके कुछ और कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी से? बहुत हैं। जैसे ऑक्शन की एडवर्टाइजमेंट, हैरिस वर्सेस निकसन केस में यही तय हुआ था। एड सिर्फ एक इनविटेशन है, अगर ऑक्शन कैंसिल हो जाए तो आप केस नहीं कर सकते। ओके। या फिर कंपनी का प्रोस्पेक्टस जो पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट करता है, हाँ, वो तो देखा है। वो इनविटेशन है। पब्लिक अप्लाई करती है, वो ऑफर देती है, कंपनी फिर उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। और दुकानों में सामान का डिस्प्ले प्राइस टैग के साथ, वो भी इनविटेशन टू ऑफर ही है। आप सामान उठाकर काउंटर पे लाते हैं तो आप ऑफर कर रहे हैं, दुकानदार एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये नहीं पता था। प्राइस कोटेशन भेजना, जनरली वो भी इनविटेशन ही होता है। इन सब केसेस में एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, बल्कि एक्सेप्टेंस के रिस्पॉन्स में एक ऑफर जनरेट होता है।
तो मतलब मेन डिफरेंस लीगली कहाँ आता है? सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो ऑफर को कैसे देखता है? हाँ, सेक्शन 2A कहता है कि ऑफर तब होता है जब एक पर्सन दूसरे को अपनी फाइनल विलिंगनेस सिग्निफाई करता है। फाइनल विलिंगनेस। हाँ, कुछ करने की या ना करने की, इस व्यू के साथ कि सामने वाले की असेंट मिलते ही वो लीगली बाइंड हो जाएगा। कीवर्ड्स हैं फाइनल विलिंगनेस और इंटेंशन टू बी बाउंड। और इनविटेशन टू ऑफर में ये फाइनल विलिंगनेस नहीं होती। एग्जैक्टली, उसमें फाइनल विलिंगनेस नहीं होती। उसमें टर्म्स प्रपोज किए जाते हैं नेगोशिएशन के लिए। टेस्ट यही है, क्या स्टेटमेंट देने वाला तुरंत बाइंड होने का इरादा रखता है जैसे ही दूसरा एक्सेप्ट करे? अगर हाँ, तो ऑफर। और अगर वो एक्सेप्टेंस से पहले कुछ और चाहता है, जैसे और बातचीत या फाइनल अप्रूवल, तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है। इंटेंशन इज द की बेसिकली। सीक्वेंस का भी फर्क है शायद। हाँ बिल्कुल, इन्विटेशन टू ऑफर हमेशा ऑफर से पहले आता है। ऑफर इन्विटेशन से पहले नहीं आ सकता। आप पहले इनवाइट करते हैं, फिर ऑफर आता है। तो इस सब का सार क्या निकला? बेसिकली अगली बार कोई ऐड देखें या दुकान में डिस्प्ले देखें या प्राइस पूछें तो सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचना पड़ेगा कि क्या ये एक पक्का ऑफर है जिस पर हाँ कहते ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, या ये सिर्फ बातचीत शुरू करने का एक न्योता है, एक इनविटेशन। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। हाँ वेबसाइट्स पर जो प्रोडक्ट्स दिखते हैं प्राइसेस के साथ, हाँ। वो लीगली क्या हैं? ऑफर हैं या इनविटेशन टू ऑफर? जरा सोचिएगा इस पर। जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं या चेकआउट करते हैं तो लीगली क्या हो रहा होता है?